आप बीती चैनल और आप बीती फुल हॉरर स्टोरी सीरीज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज भी हम आपके लिए बहुत ही डरावनी सनसनीखेज एडवेंचर और खौफ से भरी हुई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनका एक एडवेंचर से भरा हुआ सफ़र कैसे खौफ और डर में बदल जाता है। तो आते हैं कहानी की तरफ। ये बात है 2005 की, जब हम दोस्तों के कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फिनिश हुए। और उस टाइम में जब भी एग्ज़ाम फिनिश होते तो हमें 2 से 3 महीने का ऑफ मिल जाता। तब सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम नहीं था और हम सारे दोस्त कॉमर्स के स्टूडेंट थे। हम सारे दोस्त कॉलेज फ्रेंड होने के साथ साथ स्कूल फ्रेंड भी थे, तो इसीलिए हम लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हम सारे दोस्तों में एक बात कॉमन थी कि हम सारे दोस्त एडवेंचर लविंग थे और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। तो हुआ वैसे तो हम ग्रुप स्टडी 7 से 8 दोस्त करते थे, पर ये जो प्लान था, इस प्लान के लिए सिर्फ हमारे 4 ही दोस्त राज़ी हुए हमारे आउटिंग के प्लान के लिए। तो दोस्तों, हमारा ग्रुप स्टडी करने का भी अंदाज़ बड़ा ही निराला था। सारे दोस्त इकट्ठा होते किसी भी एक दोस्त के यहाँ और ग्रुप स्टडी की गरज से, पर 5 या 10 मिनट ग्रुप स्टडी होती और फिर स्टडी कहाँ छू मंतर हो जाती और हमारे गपशप शुरू हो जाते, हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, वो दिन भी आ गया 1 सितंबर का, जब हमारे एग्ज़ाम फिनिश हो गए और हम लोगों ने तय पाया कि 3 सितंबर को, वो दिन और तारीख और डे मुझे आज भी याद है और मैं कभी ज़िंदगी में उस दिन को नहीं भूल सकता। वो दिन 3 सितंबर का दिन था, सैटरडे का डे था, 2005, 3 सितंबर। हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग पचमढ़ी विज़िट करेंगे। पचमढ़ी बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और फेमस होने के साथ साथ पचमढ़ी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दिलकश है। एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ हिल स्टेशन है जिसके चारों तरफ घने जंगल हैं, और पचमढ़ी की तारीखी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। महाभारत में भी पचमढ़ी जगह का जिक्र मिलता है। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है पचमढ़ी, और वहाँ पे यूनेस्को की साइट तक है, पर बिल्कुल जंगल और जंगल का एरिया है चारों तरफ। तो तय पाया कि हम सारे दोस्त 4 बजे पचमढ़ी के लिए निकलेंगे 3 सितंबर को। हम लोग 3 सितंबर को हमने अपनी कार उठाई। कार से पचमढ़ी तक जाने का जो रास्ता है वो भी बेहद खूबसूरत है, पर ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक और डरावना इसलिए क्योंकि लोगों का कहना है कि काफ़ी वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं गाड़ियों के। और दूसरा ये कि जो उसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे है पचमढ़ी, तो वहाँ तक जाने के लिए गाड़ी को, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है और रोड भी इतना हमवार नहीं है, तो काफ़ी ख़तरनाक है वहाँ जाने का रास्ता। तो 4 बजे के करीब हम चारों दोस्त अपनी कार में भोपाल से पचमढ़ी के लिए निकल गए। भोपाल से पचमढ़ी का रास्ता करीब 4 घंटे का है, पर हमारा ये रास्ता 6-6.5 घंटे में कंप्लीट हुआ, क्योंकि रास्ते भर हर किसी ढाबे पे हम लोग रुक के कुछ ना कुछ खा लेते, या छोटी कोई चाय की दुकान होती तो वहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेते, चाय का मज़ा लेते। अभी हम लोग आधे रास्ते ही हमने तय किया था कि मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से किसी कदर हमारी स्पीड पे तो फ़र्क पड़ा, पर इसने हमारे पूरे सफ़र को और ज़्यादा खुशगवार, यादगार और ख़ूबसूरत बना दिया। आज भी मुझे याद है कि इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश जब कार के शीशों पे पड़ रही थी और उसका जो साउंड आ रहा था बेहद खूबसूरत था। चारों तरफ जंगल थे और वो जो क्लाइमेट था वहाँ का वो इतना खूबसूरत था, बादलों से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल रात हो गई हो। 4-5 बजे का टाइम था, पर बादल इतने घने थे कि बिल्कुल रात का मंजर पेश कर रहे थे। बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत था वो। खैर, हम लोग चलते चलते रात हो ही गई, और वैसे तो 4 घंटे का सफ़र था, पर हम लोग करीब 1 बजे के करीब वहाँ पचमढ़ी पहुँचे। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था सादुल्ला ख़ान। सादुल्ला ख़ान ने कहा कि यार, एक
जो राइट हैंड साइड पे जब हम पचमढ़ी पहुंच गए ऑलमोस्ट, तो सादुल्ला खान ने कहा कि राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कॉटेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के भी प्राइवेट भी, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उस तरफ कुछ आदिवासी हैं जो लोग टूरिस्ट को अपने अपने कॉटेज देते हैं रेंट पे। हम सारे एडवेंचर लविंग थे, हमने कहा कि ये होटल और रिजॉर्ट्स में तो रुकते ही रहते हैं, हम सारों ने प्लान किया कि किसी आदिवासी के यहाँ जाके हम लोग नाइट स्टे करेंगे। साथ क्योंकि पहले आ चुका था इसीलिए हम सब ने उसकी बात मान ली और हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे आदिवासियों का जो एरिया था उस तरफ आगे की तरफ बढ़ गए। अभी हमने काफ़ी देर हो गई थी, करीब आधा घंटा से आधा घंटे के भी ऊपर हो गया था, पर अभी तक हमें कोई आदिवासी का कोई कॉटेज या कोई घर नज़र नहीं आया। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ जंगल के आते जा रहे हैं, क्योंकि इवन वहाँ पे कोई बंदा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी सिवाय पेड़ों के, कच्चे रास्ते के। ऐसे ही हम परेशान होते रहे और परेशान होते होते हमें करीब 1.5 घंटा हो गया। अब हमें वापस जाने का रास्ता भी ठीक से ध्यान समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। फिर ऐसे ही चलते चलते हमें दूर से एक जगह रोशनी नज़र आई लालटेन की। हम में कुछ हौसला और कुछ उम्मीद आई कि हो सकता है यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, उससे रहनुमाई हासिल करेंगे। हम रोशनी की तरफ, हम सारे दोस्त, हमने गाड़ी रोशनी की तरफ चला दी। जब वहाँ जाके देखा तो एक पुराना सा पर बड़ा बदरौनक सा एक अजीब सी वहशत और मनहूसियत टपक रही थी उस घर से। ऐसा एक बदरौनक सा घर था। खैर मरता क्या ना करता, हमने जाके उस घर के ऊपर नॉक किया, उसके दरवाज़े पे। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो हमारे दोस्तों को कुछ मस्ती मजाक सूझा। उन्होंने ऊपर उसके पत्थर फेंके और चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें दी। तब अंदर से फर्नीचर खसकने की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़े शख्स ने आके दरवाज़ा खोला। उस बूढ़े शख्स का हुलिया बड़ा ही अजीब और पुरस्रार था। एक लंबा सा उसने कोट पहना हुआ था जो घुटनों तक था और सर झुकाए हुआ था। जब उसने सर ऊपर किया तो हम लोग एकदम से उसकी आंखें देख के सहम गए। उसकी आंखें अंगारों के मानिंद लाल थीं और लाल और ऐसा लग रहा था जैसे चमक रही हों। हमने उससे कहा कि हम मुसाफिर हैं और यहाँ कॉटेज की तलाश करते हुए आए हैं। उसने कहा ठीक है, अपना सामान रख दें और ऊपर वाले माले पे जाके आप कमरा ले लें। हम लोग जब सीढ़ियों से ऊपर गए तो सीढ़ियाँ भी ऐसी थीं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सीढ़ियाँ सालों से कभी साफ़ ही नहीं हुई हैं। चारों तरफ मकड़ी के जाले और गंदगियाँ। हमने उस बूढ़े शख्स से पूछा जो हमारे पीछे ही आ रहा था कि यहाँ कोई रहता नहीं है या रहने नहीं आया है। हमारा ये सवाल करना था और जब हम मुड़े तो अभी तक जो हमारे पीछे आ रहा था वो ना जाने कहाँ चला गया था। हम थोड़े हैरान हुए। फिर हमने ऊपर जाके अपना सामान वगैरह रखा, फ्रेश वगैरह हुए। अभी कुछ देरी हुई थी कि लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो हम उस बूढ़े शख्स के पास गए तो बूढ़े शख्स से कहा कि अभी लाइट अभी आई थी फिर चली गई। तो उसका ये कहना था यहाँ लाइट ऐसे ही अक्सर आती है और चली जाती है। और उससे फिर हमने पानी की बोतल वगैरह मंगवाई और हम लोग अपने रूम में बैठे हुए थे और माहौल आसपास का इतना पुरअसरार और इतना खामोश और इतना खौफनाक था। और हम लोग सब हॉरर मूवीज़ के देखने के शौक़ रखते थे। मैं अपना लैपटॉप भी साथ लाया हुआ था तो मैंने अपने लैपटॉप पे एक हॉरर मूवी ऑन करी। अभी हॉरर मूवी आधी भी ना हुई थी कि हमें पीछे से बालकनी से शोर की आवाज़ आने लगी। एक अजीब सा शोर, जैसे दो औरतें आपस में लड़ रही हों या मातम कर रही हों। जब हम बालकनी की तरफ गए तो हमने क्या देखा कि सामने जो एक खुला सा मैदान है वहाँ पे एक पठार है, एक पत्थर सा रखा हुआ है, उस पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और किसी औरत से बात कर रहा है। हम लोग बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी ये 5 मिनट पहले ही हमारे लिए चाय लेके आया था, इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे चला गया। जिस पर साद का ये कहना था कि यार ये गांव के लोग बड़े फुर्तीले होते हैं और इनके लिए कोई मामूली सी बात है तेज़ तेज़ चलना इस उम्र में भी।
खैर हमने उसको इग्नोर किया और हम लोग वापस अपने रूम में आए। अभी हम रूम में आए और हमें शायद आधा घंटा ही हुआ होगा कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो कुत्तों के रोने की इस तरह की आवाज़ें थीं कि वो आवाज़ से पता तो चल रहा था कि ये कुत्तों के रोने की हैं, पर बड़ी अजीब तरह से वो आवाज़ें निकाल रहे थे और इससे लग रहा था कि ढेर सारे कुत्ते एक ही आवाज़ में एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिला के आवाज़ निकाल रहे हैं एक ही अंदाज में। जब हम लोगों ने कॉरिडोर से बाहर झांक के देखा तो हम क्या देखते हैं कि वो 8 कुत्ते हैं और एक सर्कल में 8 कुत्ते घूम रहे हैं और कभी वो अपनी गर्दन ऊपर करते और फिर आवाज़ निकालते, कभी नीचे करते और फिर आवाज़ निकालते। उनको देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई जानवर नहीं या कोई इंसान हो, कि इतने सीक्वेंस में थे वो कि जब एक कुत्ता गर्दन ऊपर करता सारे ऊपर कर लेते, जब एक नीचे करता सारे नीचे कर लेते और एक ही सर्कल में वो बार बार घूम रहे थे। जब थोड़ी ही देर गुजरी होगी हम लोगों ने ये मंजर देखा तो बड़े हैरत ज़दा हुए और कुछ खौफ भी हमारे दिल में आया। तब क्या देखते हैं कि उनमें से जो एक कुत्ता होता है उसकी नज़र हमारी तरफ पड़ती है। जब हम उसकी नज़र देखते हैं तो उसकी नज़र से अंगारों की तरह रोशनियाँ निकल रही होती हैं। हम लोग सच में बहुत डर जाते हैं, बड़े खौफज़दा हो जाते हैं। और फिर वो कोई अजीब आवाज़ में बोलता है तो बाकी के जो कुत्ते होते हैं वो भी हमारी तरफ देखने लगते हैं और उनकी भी नज़रें इतनी ही खौफनाक होती हैं। ये मंज़र देख के मैं, क्योंकि कमज़ोर दिल का हूँ, ये मंज़र देख के मैं बेहोश होते होते रह गया कि बस मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मेरा दम निकल जाएगा। बाकी फैज़ और फ़हीम कुछ मज़बूत हौसले के थे पर वो भी किसी हद तक घबरा से गए थे। अभी वो हमारी तरफ ऐसे इस तरह से देख ही रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो सारे कुत्ते अपना मुंह खोलते हैं और उनके मुंह से आग निकल रही होती है। जब ये आग निकलती है हम लोग बेसाख्ता चीखने लगते हैं। तब फैज़ हम सबको चुप कराता है और कहता है चीखो मत, चीखने से कुछ ना होगा। फैज़ आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर देता है और फैज़ के साथ साथ हम लोग भी तेज़ तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर देते हैं। अभी हम आखिरी आयत पे पहुंचते ही हैं तो क्या देखते हैं कि कुत्तों के बदन को, उनकी बॉडी में आग लगने लगी और आग इस ज़ोर से लगी कि वो सारे के सारे कुत्ते आग में झुलस गए और एकदम से एक तेज़ हवा सी आई और हवा का ज़ोर इतना ज़्यादा था कि ऐसा लगा जैसे हवा रुई को नहीं फेंकती है, ऐसे उन आग के शोलों को कहीं फेंक दिया हवा ने। जब हम लोगों ने ये मंज़र देखा तो हम लोग बहुत घबराए, अपना सामान उठाया और सीधे हम लोग गाड़ी की तरफ भागे। जब गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो जो मेन गेट था उसका, होटल का, वो मेन गेट खुल ही नहीं रहा था। हमने बूढ़े को बहुत आवाज़ें दी पर बूढ़ा नहीं आया। फिर सादुल्ला ने तेज़ आवाज़ में अजान देना शुरू की और फैज़ तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। एकदम से वो गेट खुलता है। जब वो गेट खुलता है हम लोग गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से बेसाख्ता तेज़ रफ्तार से गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। हमको शायद 15 से 20 मिनट हुए थे, सारे खौफज़दा थे। जब हम उस जंगल के रास्ते से निकल रहे थे तो क्या होता है कि 2 बंदर एकदम से हमारे गाड़ी के बोनेट के ऊपर आके बैठ जाते हैं। वो बंदर बड़े अजीब करीब हरकतें कर रहे थे और हम थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी के चारों तरफ बंदर ही बंदर इकट्ठा होते जा रहे हैं। फैज़ कहता है कि यार ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, गाड़ी की स्पीड स्लो ना करो, गाड़ी भगाओ। तो मैं जब गाड़ी भगा रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गाड़ी को कितनी भी रेस देने के बाद है ना, गाड़ी प्रॉपर स्पीड नहीं पकड़ पा रही है। तब अंदर फ़हीम, फैज़ और बाकी हम सारे लोग अजान और आयतल कुर्सी का तेज़ तेज़ विर्द करने लगते हैं। एकदम से बंदर ऐसे भागते हैं जो गाड़ी के बोनेट पे होते हैं, वो बंदर और आसपास के बंदर चीखते हुए कि जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। एकदम से सारे बंदर भाग जाते हैं और रोड बिल्कुल वीरान हो जाता है। अभी हम थोड़ी ही दूर जाते हैं तो मुसीबतें, तो उस दिन शायद हम लोगों के एक के बाद एक मुसीबतें ऐसे आ रही थी कि हम लोग बस, हम अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोया, नहीं तो कोई शायद और होता या हम तन्हा होते तो हकीकत में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके होते हैं।
थोड़ा ही आगे गए तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गाड़ी में इस एक और टायर था। हम लोग ने जल्दी से टायर चेंज किया। जब हम गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे तब सामने से एक बड़ी खूबसूरत और पुरकशिश सी लड़की आई। वो लड़की सीधे जंगल की तरफ जा रही। तो उसने जब हम लोगों को देखा तो 2 मिनट हमने भी उसकी तरफ देखा, उसने भी हमारी तरफ देखा और सीधी राह ले ली। तब फैज़ ने कहा कि यार ये किसी मुश्किल या परेशानी में तो नहीं है। तो फैज़ ने उसको आवाज़ दी कि अगर आपको कहीं जाना है तो हम लोग आपकी मदद करें। फैज़ इतना कहा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। तो वो दूसरी तरफ मुंह करे हुए खड़ी हुई थी। ना उसने कुछ कहा ना पलटी हम लोगों की तरफ। हम लोग बड़े हैरत ज़दा हुए। फिर हमारे दिल में कुछ डाउट आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी कोई गैर मरई मामला हो। हम लोग ने सब ने एक ज़ुबान हो के तेज़ तेज़ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अभी आयतल कुर्सी हमने शुरुआत ही की थी कि उसका चेहरा बदरौनक हुआ और चीखती हुई रोती हुई वो वहाँ से भागी। अब हम लोगों की तो ऐसी हालत हो रही थी कि बस किसी भी तरह से हम उस जगह से जाना चाहते थे घर। फिर हम लोगों ने गाड़ी का जब टायर रेडी हो गया हम लोग वहाँ से निकले और फिर करीब फजर का वक्त हो रहा होगा, कुछ रोशनी हुई तब हम मेन पचमढ़ी में आ चुके थे। और हम लोगों की हालत ऐसी थी कि अब हमें वहाँ रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। हम लोगों ने उसी दम भोपाल के लिए सफ़र शुरू कर दिया। और जब हम लोग वापस भोपाल आए तो उस वक्त हम लोगों की ऐसी हालत थी कि हम 1 हफ्ते तक एक दूसरे से नहीं मिले। 1-1.5 हफ्ते बाद जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने आपस में अपने साथ होने वाले किस्से शेयर किए। मुझे तो अक्सर ख्वाबों में वो डरावना चेहरे वाला आदमी नज़र आ रहा था और अजीब सी वहशत होती थी। सब ने एक दूसरे ने अपने किस्से शेयर किए और हमारे जो बाकी के 4-5 दोस्त थे जो हमारे साथ इस ट्रिप में नहीं थे, ये सब हम लोगों ने उनको भी बताया। फिर ठीक 1 साल बाद जब हमारे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए तो हम सारे दोस्तों ने तय किया कि अब सारे के सारे इकट्ठा होके जाएंगे और कैमरास वगैरह लेके भी जाएंगे कि अगर इस तरह की कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करें। साथ ही हम लोगों ने काफ़ी तावीज़ और काफ़ी नक्श वगैरह भी गले में डाल लिए थे कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो उससे हमारी हिफाजत रहे। पर जब हम लोग 2006 में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम 2 गाड़ियों में थे, 8-9 दोस्त, जब हम लोग वापस जाते हैं उसी जगह पे तो हम बहुत घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं पर हमें वो घर कहीं भी नज़र नहीं आता है। मुसलसल 3 दिन तक हम रुकते तो मेन पचमढ़ी के रिसोर्ट में हैं पर रात को उस जगह की तलाश के लिए निकल जाते हैं। पर 3 दिन तक हम निकल जाते हैं, हमें कोई भी एक निशान नज़र नहीं आता है जिससे पता चले कि वो घर था। उस घर के बगल में एक छोटी सी नहर थी। हमने नहर को चारों तरफ हर तरह से देखा पर हमें वो घर नज़र नहीं आया।